हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज हो चुका है 9 सितंबर और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 9 सितंबर और 10 सितंबर यानी कि आपका शनिवार और रविवार इन दोनों दिनों में आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, यानी कि अब आपके एग्जाम मंडे से शुरू होने वाले हैं। लेकिन जिस किसी भी बच्चे का अब एग्जाम बाकी है तो उसके लिए ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए। यहाँ पर हम वन लाइनर फैक्ट के रूप में आज हम 40 से 50 सवाल देखने वाले हैं। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखिएगा। 100% आपको सफलता दिलाने वाले सवाल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों हमारा पहला सवाल है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल। परीक्षा में कई बार रिपीटेड सवाल है। दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो आपको याद रखना है कटहल, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो भी आंसर आपको कटहल ही लगाना है। ये दोनों सवाल टीसीएस के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। अगला सवाल, श्रीलंका में किस धर्म को मानते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है श्रीलंका में सबसे ज्यादा दोस्तों बौद्ध धर्म को माना जाता है, तो आपको बौद्ध धर्म याद रखना है, इसको भी आप याद रखें। अगला सवाल, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों महत्वपूर्ण भारत के जो पड़ोसी देश हैं यानी कि पड़ोसी देश हैं उनके आपको भाषाएं, उनके फल, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो भूटान का आधिकारिक भाषा कौन सी है, जोंगखा, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। टीसीएस के द्वारा कई बार सवाल पूछा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। परीक्षा में कई बार रिपीटेड सवाल है। ये सवाल एक बार यूपी SSC पैट की भी परीक्षा में आपसे पूछा गया था। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल। दोस्तों अगर आपसे नेपाल का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए तो वॉलीबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कबड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप लगाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जितने सवाल आपको मैं बता रहा हूं सारे सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कबड्डी। लेकिन कबड्डी को वहां पर क्या कहते हैं, हा डूडू। ये क्वेश्चन भी आपके SSC MTS में पूछा गया सवाल है। हा डूडू दोस्तों कबड्डी को कहा जाता है, आपको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ से हमारा अगला सवाल है कि मोहे रंग दो लाल गाने के कोरियोग्राफर कौन है। कल दोस्तों सवाल पूछा गया था आपको सॉन्ग से लेकर के, इसको दोस्तों किसने गाया था। अब दोस्तों आप तैयार हो जाइए। मोहे रंग दो लाल गाने के कोरियोग्राफर कौन है तो आपको नाम याद रखना, श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज। ये क्यों सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इनका संबंध पंडित बिरजू महाराज से बताया जा रहा है। और पंडित बिरजू महाराज दोस्तों कौन से घराने से संबंधित है, लखनऊ घराने से। कौन से घराने से संबंधित है, ये लखनऊ घराने से संबंधित है। और कथक नृत्य से संबंधित है, आपको याद होगा। मोहे रंग दो लाल गाने के कोरियोग्राफर कौन है, श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कल आपसे सवाल दोस्तों पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर, और ये सवाल आपसे 2 बार पूछा गया SSC MTS की परीक्षा में कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन दोस्तों सवाल अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है तो ये दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। दोस्तों बताइएगा रहेला, ये रहेला किसकी पुस्तक है। दोस्तों आपको याद होगा रहेला इब्न बतूता की पुस्तक है। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था तो आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कौन, इब्न बतूता। और कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। इसको भी आप लिख लें कहीं पर, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला फैक्ट है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों सवाल कई बार आया हुआ है तो आपको नोट करना पंडित रविशंकर। तो आपके ऑप्शन में पंडित रविशंकर दे के आएगा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। और दोस्तों आपको याद होगा पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है, सितार वादक से। और दोस्तों इनको भारत रत्न भी दिया गया है। जल्दी से बताएं पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और इनको ग्रैमी पुरस्कार कब मिला था, वर्ष 1968 में। ये तारीख भी आपको नोट करनी है। अगला सवाल, वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था। लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, दोस्तों ये कलकत्ता में हुआ था। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय। ये सवाल SSC में 2 से 3 बार अब तक पूछा जा चुका है। आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि वर्ष 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय। कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार। आपको याद होगा लखनऊ अधिवेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर।
दोस्तों यहाँ से हमारे अगले फैक्ट शुरू होते हैं। महत्वपूर्ण समाज, जी हाँ दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की? अति महत्वपूर्ण सवाल, परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये। हेलेना ब्लेवात्स्की तथा हेनरी स्टील अल्कॉट। तो आपको दोस्तों ये अल्कॉट और ये दोस्तों हेलेना, इनका नाम याद रखना है दोनों लोगों का। इन्होंने 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा हमारी आगामी सारी शिफ्टों के लिए, महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आर्य समाज। आपको याद होगा दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। यानी कि दोस्तों 8 से 10 ऐसे महत्वपूर्ण समाज हैं जो आपको याद करके जाने हैं परीक्षा के अंदर। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। और कब की है ये महत्वपूर्ण रहेगा, 1875 ईस्वी में की है। ये तारीख भी आपको नोट करनी है। और दोस्तों आपको आप देख सकते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, ये भी 1875 में हुई है। किसने की है? हेलेना ब्लेवात्स्की और हेनरी स्टील अल्कॉट। लेकिन दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में की है। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी आपको 3 से 4 चीजें याद रखनी है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों किसकी रचना है? ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। और दोस्तों वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों यहाँ से हमारे अगले फैक्ट हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है तो आपको नोट करना है 1828 ईस्वी में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दे के जाएगा सवाल। और दोस्तों आपको याद होगा 1815, कब? 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा, कौन सी? आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, आत्मीय सभा, इसको आप लिख लें। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1815 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की है? 1828 में। और दोस्तों आपको याद होगा 1829 में क्या हुआ था तो आपको याद होगा सती प्रथा का अंत हुआ था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। किसकी सिफारिश पर किया था? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। अगला सवाल, देव समाज की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। देव समाज की स्थापना हुई है सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने की है। कब की थी? 1887 में। यह सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देव समाज। बात करते हैं अगर सत्यशोधक समाज, तो दोस्तों आपको याद होगा सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने की है। और कब की है? 1873 ईस्वी में की है। ये तारीखें भी आप नोट करते चलें दोस्तों, इसको आप सीरियसली लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा। सवाल आपकी परीक्षा में डेली पूछा जा रहा है। दोस्तों सत्यशोधक समाज किसका है? महात्मा ज्योतिबा फुले, और 1873 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों आपको याद होगा गुलामगिरी, गुलामगिरी ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक है। और सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है? ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ये सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का। इसको भी आप नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला फैक्ट है हमारा कि रामकिशन मिशन, रामकिशन मिशन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई है 1897 ईस्वी में। यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना दोस्तों किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। कब की थी? 1830 ईस्वी में की थी। आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों ये धर्म सभा की स्थापना है किसके दोस्तों विरोध में की गई थी? ये दोस्तों ब्रह्म समाज के विरोध में की गई थी। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ब्रह्म समाज के विरोध में ये धर्म सभा की स्थापना की गई थी। और सती प्रथा के दोस्तों पक्ष में यह समाज की स्थापना की गई थी। इसको भी आप याद रखें, सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। अगला सवाल दोस्तों आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एसएससी का एक दिवसीय एग्जाम है, अगर आप एसएससी टियर 2, एसएससी सीजीएल टियर 2, एसएससी सीएचएसएल टियर 2 या आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी आप एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों, तो आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किए हैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं आपकी एसएससी की, उसमें जो जो सवाल आपसे पूछे गए सारे सवालों का समावेश आपको इसके अंदर मिलने वाला है। आपको अंदर दोस्तों इसको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके। दोस्तों स्टैटिक जीके ऐसी जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछी जा रही है, आपको यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन नोट्स को दोस्तों 10 से 15 दिन में आसानी से पढ़कर समाप्त कर सकते हैं और 25 में से कम 15 से 20 सवाल आसानी से सही कर सकते हैं। दोस्तों 4 से 5 सवालों की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन आप 15 से 20 सवाल आसानी से सही कर देंगे इन ई नोट्स को पढ़कर। और इसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, मात्र 60 रुपीज इसका प्राइस आपके लिए रखा गया है। अगर आप करंट अफेयर के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको वहां पर जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर दिए जाएंगे वन लाइनर फैक्ट के रूप में। इसका भी प्राइस आपके लिए मात्र 60 रुपीज रखा गया है। लेकिन आप अगर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों का दोस्तों लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए केवल 75 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, जाइएगा वहां से इसको परचेज कर लीजिएगा। आप जैसे ही दोस्तों पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रखिएगा और दोस्तों उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और बेहतरीन तैयारी होगी उस नोट्स को पढ़कर। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों यहां से हमारे अगले फैक्ट हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सवाल भी परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? पुणे में हुई थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसको भी आप याद रखें। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो आपको याद होगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बात करें समुद्रगुप्त, दोस्तों समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये सवाल एसएससी ने कई बार पूछा है, तो आपको याद रखना समुद्रगुप्त ये बीड़ा बजाते थे। कौन? बीड़ा बजाते थे। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट दोस्तों यहां से हमारा अगला फैक्ट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये दोस्तों तबला वादक और सितार वादक ये दोनों बजाते थे। आपके ऑप्शन में अगर सितार ना देके रखा हो, तबला देके रखा हो तो वो आपका राइट आंसर होगा। अगर तबला ना दिया हो तो सितार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों अमीर खुसरो इनको तोता ए हिंद कहते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल, उपनाम मद्रास का मोजार्ट के नाम से किसे जाना जाता है? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मद्रास ऑफ मोजार्ट किसको कहते हैं? ए आर रहमान को कहते हैं। एसएससी का 2 से 3 बार अब तक का रिपीटेड सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों यहां पर हमारा अगला फैक्ट है भारत की पहली महिला सेनाई वादक कौन है? यह सवाल भी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको नाम याद रखना है बागेश्वरी कमर। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन में अगर कुमार सानू आएगा तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वो सवाल है जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए सवाल हैं विभिन्न परीक्षाओं में। यहां पर मैंने अपनी तरफ से कोई भी सवाल ऐड नहीं किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला फैक्ट है भारत रत्न से सम्मानित 1998 में प्रथम शास्त्रीय संगीत गायिका कौन है? एमएस सुब्बालक्ष्मी। ये तो सवाल कल की इस परीक्षा में आया था और हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है। और लता मंगेशकर को कब मिला है? वर्ष 2001 में मिला है लता मंगेशकर को, आपको याद होगा। अगला सवाल दोस्तों, एमएस सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की गायिका हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एमएस सुब्बालक्ष्मी किस संगीत से संबंधित रखती है? कर्नाटक संगीत से संबंध रखते हैं। ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एमएस सुब्बालक्ष्मी को 1974 में, कब? 1974 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, इससे भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और वर्ष 1975 में पद्म विभूषण। दोस्तों अगला फैक्ट क्या है? वर्ष 1954 में पद्म भूषण और वर्ष 1975 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया किसको? एमएस सुब्बालक्ष्मी को। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्तों, वर्ष 1999 में किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मैंने दोस्तों अभी पीछे आपको बताया था पंडित रविशंकर। बिल्कुल आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर को पहला ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिला है। और दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति भी यही हैं, पंडित रविशंकर। और किससे संबंध रखते हैं? सितार वादक से। और कब मिला है? 1999 में। जितने फैक्ट हैं सारे फैक्ट आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। अगला सवाल दोस्तों, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को लता मंगेशकर को और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला है। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार आया हुआ सवाल है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? वर्ष 2001 में। और शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इनको दोस्तों दोनों लोगों को वर्ष 2001 में, कब? वर्ष 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर।
दोस्तों अगला हमारा फैक्ट है कि मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री कब मिला। तो दोस्तों आपको याद रखना है मृणालिनी साराभाई इनको पद्मश्री मिला है वर्ष 1965 में। तो आपके ऑप्शन में 1965 बिल्कुल सही जवाब होगा। कमेंट करके बताएं मृणालिनी साराभाई इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगला फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा मृणालिनी साराभाई को 1992 में पद्म भूषण भी मिला है। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण कब मिला है, 1992 में मिला है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला फैक्ट दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया करके इसको नोट करते चलिएगा। इसकी पीडीएफ में भी आपको देने वाला हूँ, लेकिन आप खुद से नोट करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा बेटर होगा, आपको जल्दी याद हो जाएंगे सारे फैक्ट। अगले फैक्ट दोस्तों पहले उड़ीसी शास्त्रीय नर्तक कौन है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सवाल आपके टीसीएस में पूछा गया तो केलुचरण महापात्र। आपसे सवाल दो तरीके से पूछा जाएगा। केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण कब मिला, वर्ष 2000 में। केलुचरण महापात्र को वर्ष 2000 में कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण। केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। और दोस्तों उड़ीसी नृत्य से एक आपको नाम याद रखना, संयुक्ता पणहारी। संयुक्ता पणहारी इनका संबंध किससे है, इनका संबंध भी ओडिसी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1988 में पद्म भूषण और 1974 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। किसको, केलुचरण महापात्र को। ये फैक्ट भी दोस्तों इन्हीं से संबंधित हैं। 1988 में इनको क्या मिला है, पद्म भूषण, और दोस्तों 1974 में क्या मिला, पद्मश्री। यानी कि पद्म विभूषण कब मिला है, वर्ष 2000 में। पद्म भूषण कब मिला है, 1988 में। और पद्मश्री कब मिला, 1974 में। यानी कि दोस्तों पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण ये तीनों मिल चुके हैं केलुचरण महापात्र को। ये बात आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, ये किराने घराने से संबंधित है। ये सवाल अब तक एमटीएस में 2 बार आ चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपसे पूछा जाएगा कि इनको भारत रत्न कब दिया गया। भारत रत्न इनको दिया गया वर्ष 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको भी आप याद रखें। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ से दोस्तों हमारा टॉपिक शुरू होता है जनगणना। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में डेली सवाल बनना है। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं जनगणना से सारे नोट करा देता हूँ एक बार में, नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा दोस्तों लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे लिंगानुपात पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 940 है। कितना, 940, यानी कि 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। ये दोस्तों लिंगानुपात परीक्षा में कई बार आया है। आबादी का घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको याद रखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। जिस पर टिक मार रहा हूं इसको आप नोट करते चलिएगा। वर्ष 2001 से 2011 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, यानी कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि आपसे पूछी जाए 17.64%। 17.64%। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर दोस्तों कितनी, इसको भी आप देख लें। दोस्तों कुल आबादी का साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। इसको आप लिख लें अपनी परीक्षा कॉपी में। अगला क्वेश्चन, भारत में दुनिया की कुल आबादी कितनी है, तो आपको याद में रखना है 17.5%। कितनी है, 17.5%। इसको भी आप नोट करते चलें। अगला सवाल, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 3 राज्य हैं, यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आपको केरल ना देकर रखा हो तो आप मिजोरम लगा सकते हैं, मिजोरम ना देकर रखा हो तो आप त्रिपुरा लगा सकते हैं। आपसे दोस्तों परीक्षा में ऐसे भी सवाल आ सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला दूसरा राज्य कौन सा था, मिजोरम। पहला कौन सा है, केरल। तीसरा कौन सा है, त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की, तो बिहार की है। बच्चे को पता है। अगला सवाल दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठाणे, महाराष्ट्र। इसको भी आप नोट करें। अगला सवाल, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठाणे। सबसे कम दिबांग घाटी। और अधिक जिलों वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, आपको याद ही होगा। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 74%। अब बात करते हैं दोस्तों पुरुष साक्षरता दर की। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है 82.14%। परीक्षा में कई बार रिपीटेड सवाल है ये, इसको आप नोट करें। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, 82.14%। महिला की 65.46%। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट करें। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, सरचिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में कई बार आया सवाल। अगला सवाल दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है,
अलीराजपुर। यहाँ पर दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर है। दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पर है? सरछिप। और सबसे कम कहाँ पर है? अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो लक्षद्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन दीप, इसको भी आप नोट करें। बस दोस्तों इतने ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैं आज के लिए आपके लिए लेकर आया था। अब आप कमेंट करके बताएं कैसे लगे आज के सवाल, कैसे लगे आपको महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, जाइएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं वहाँ पर आपको डेली प्रोवाइड कर दूंगा। और जिन ई नोट्स के बारे में मैंने चर्चा की है, याद रखिएगा वो ई नोट्स आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, उनको लेना मत भूलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ई नोट्स होंगे, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।